डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन द चैनल। आज आपके सामने वापस से हम एक ऐसे वैकेंसी का अपडेट लेकर हम आ रहे हैं। हालांकि इस वैकेंसी को निकले हुए अभी शायद 18 तारीख 14 से हमारी इसकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है। ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग इसकी शुरू हो गई है। एक डिटेल्ड सारी जानकारी को लेके ये वीडियो आप तक जा रहा है। आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। मार्केटिंग ऑफिसर वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, यानी कि जिन्होंने अपना करियर मार्केटिंग में चुना होता है, एमबीए मार्केटिंग में किया होता है, उनके लिए थोड़ा सा मैं बोलूंगी 2025 से कुछ कम वैकेंसी हमें देखने को मिल रही थी। बट अब देर आए दुरुस्त आए, ऐसी वैकेंसी आई जहां पे आपका सीटीसी जो आपका पर ईयर जो आपका पैकेज है वो 18.4 तक जा सकता है, यानी कि ये आपको सीटीसी मिलेगा। तो डेफिनेटली मार्केटिंग ऑफिसर के लिए ये एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो मैं बोलूंगी। आपको मौका मिल रहा है आईओसीएल के साथ जुड़ने का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पीएसयू है। तो चलिए इसी के बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पे आपका करियर बनेगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ, यानी कि आईओसीएल के साथ आप यहाँ पे कनेक्ट होंगे। और ये जो एग्जामिनेशन यानी कि इसमें सेलेक्ट होने का जो तरीका है वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के में, हम पोस्ट डिटेल के बारे में बात करेंगे, सैलरी के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, यानी कि सिलेक्शन के लिए क्या क्या यहाँ पे रिक्वायर्ड है, क्या स्टेजेस आपको पार करने होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एक्चुअली हमें मोटिवेट करता है किसी भी एग्जाम को तैयार करने के लिए, और उसका जो सबसे बड़ा मोटिवेशन मुझे समझ में आता है वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि हमें सैलरी कितनी मिलने वाली है, और उसी तरीके से हम मोटिवेट होकर हम उस एग्जाम की तैयारी भी करते हैं। तो जो पोस्ट है वो होगी आपकी मार्केटिंग ऑफिसर की, और जो इसका पे स्केल होगा यानी कि जो ग्रेड होगा वो होगा आपका ग्रेड ए। राइट नाउ बात करते हैं आपका सैलरी क्या इसमें रहने वाली है। तो सैलरी के लिए देखो यहाँ पे ग्रेड जो है वो आपका ए है। इनिशियल बेसिक पर मंथ जो होगा वो आपका 50,000 पर मंथ होगा, और जो पे स्केल है वो आपका 50,000 से लेकर 1,60,000 तक रेंज करेगा। और जो कॉस्ट टू कंपनी होगा आपका पर एनम, यानी कि जो कंपनी को आपके ऊपर कॉस्ट लगेगी वो लगेगी आपकी 18.4 लैक्स। मतलब ये अराउंड एंड अराउंड आपकी पर मंथ पर ईयर की सैलरी आप विड्रॉ करेंगे ये आईओसीएल से। अच्छा, इस सैलरी के अलावा आपके पास आपको मिलेगा डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको एचआरए दिया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, ग्रेचुइटी मिलेगा, कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ आपको मिलेगा, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम आपको मिलेगी, लीव एनकैशमेंट मिलेगा, लीव ट्रैवल कंसेशन मिलेगा, लीव फेयर मतलब एलटीसी एलएफसी जो भी यहाँ पे होगा वो आपको दिया जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूटरी सुपर एनुएशन बेनिफिट्स आपको फंड्स की मिलेगी, कन्वेंस एडवांस मिलेगा, कन्वेंस का भी आपको एडवांस मिलेगा, मेंटेनेंस रिएम्बर्समेंट आपको मिलेंगे, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी आपकी बढ़ेगी या मिल सकता है। तो ये सारे क्या है, इसके पर्क्स एंड बेनिफिट्स है, अलाउंसेस हैं जो आपको इसके अंदर जुड़ने के बाद सैलरी तो मिल ही रही, सैलरी तो आपकी ऑलमोस्ट सेव रहेगी क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो डेफिनेटली विन विन सिचुएशन है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 14 अगस्त से हमारा इसका फॉर्म का फिलिंग शुरू हो गया था, और फॉर्म फिलिंग शुरू होने के बाद इसकी जो फॉर्म की आखिरी डेट है वो है 3 सितंबर। तो 3 सितंबर तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। मेक श्योर करें कि अभी अगस्त के पहले पहले यानी कि लास्ट ऑफ अगस्त में 25-26 तारीख के अराउंड आप इसको फॉर्म को भर दें। आपका एडमिट कार्ड 15 सितंबर के आसपास आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, क्योंकि जो आपका सीबीटी यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है इसका जो फेज 1 वो होगा आपका 24 सितंबर को। तो इन सारी चीजों का ध्यान आपको रखना है। 24 सितंबर तक का ही आपके पास टाइम है सीबीटी के लिए तैयार करने का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एज और एजुकेशन की बात करेंगे। मैक्सिमम परमिसिबल एज जो है यहाँ पे वो है आपकी 28 ईयर्स। ये है आपकी अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 28 साल तक जा सकती है। वहीं पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से एससी एसटी से तो 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो एज का पैरामीटर आपका रहने वाला है, यानी कि एज किसके बेसिस पे ये यहाँ पे आपकी चेक करने वाले, वो पैरामीटर होगा आपका 10th या 12th का मार्कशीट। तो आपके 10th या 12th की मार्कशीट में आपकी जो एज मेंशन है उसी को यहाँ पे आधार बनाया जाएगा। इसी के बेसिस पे आपकी एज जो है वो डिटरमिन की जाएगी। आगे बढ़ते हैं एजुकेशन। तो क्योंकि मार्केटिंग ऑफिसर है, और मार्केटिंग ऑफिसर का मतलब है कि यहाँ पे आपका मार्केटिंग से रिलेटेड ही जो है एजुकेशन बैकग्राउंड होना चाहिए, और यहाँ पे एक अच्छी एकेडमिक क्वालिफिकेशन मांगी गई है। 2 साल का फुल टाइम रेगुलर एमबीए आपने किया होना चाहिए। ठीक है, 2 इयर्स का रेगुलर फुल टाइम एमबीए किया होना चाहिए।
या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विच इज इक्विवेलेंट टू MBA एज पर AIU, राइट उसके साथ साथ विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो आपका स्पेशलाइजेशन जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, स्पेशलाइजेशन को लाइटली मत लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंडेटरी है कि इसी में आपका स्पेशलाइजेशन हो, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया, परसेंटेज क्राइटेरिया बताया, वो ये कि अगर आप जनरल EWS या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो मार्क्स है वो या तो 60% से ज्यादा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। तो मिनिमम 60% आपके होने चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, तब जाके आप इसको फिल कर पाएंगे फॉर्म को। वहीं पे अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट रहे हैं तो आपका मिनिमम क्राइटेरिया जो परसेंटेज का है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन का, वो 55% आप फुलफिल करने चाहिए। आगे बढ़ेंगे, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 लेयर होने वाली है, बेसिकली 3 लेयर होने वाली है। तो सबसे पहले होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क दोनों भी हो सकते हैं या इनमें से कोई एक भी कंडक्ट करवाया जा सकता है, और फिर आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू। देन आगे बढ़ेंगे एग्जाम पैटर्न की तरफ। एग्जाम पैटर्न में आपके 2 सेक्शन आने वाले हैं, पहले आएगा आपका सेक्शन A, फिर आएगा आपका सेक्शन B। आपको सेक्शन A के अंदर मिलेगा जनरल एप्टीट्यूड, जिसके अंदर क्वांट आएगी, रीजनिंग आएगी, वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश यानी कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जो कि जनरल एप्टीट्यूड बनाते हैं वो आने वाला है। क्वांट के आएंगे 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के आएंगे 15 क्वेश्चन और आपके इंग्लिश के आएंगे 15 क्वेश्चन। तो ये पूरा सेक्शन सॉल्व करने के लिए 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा 1 आवर का टाइम। उसके बाद आएगा आपका सेक्शन B, और सेक्शन B होगा आपका डोमेन नॉलेज, क्योंकि आप मार्केटिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करें तो आपका मार्केटिंग से रिलेटेड जो डोमेन नॉलेज है, यानी कि जो आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ाई करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई करी है मार्केटिंग को लेकर, वो डोमेन नॉलेज आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपका अच्छा होना जरूरी है। ये 50 क्वेश्चन अलग से आएंगे, इसके लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ये 50 क्वेश्चन आपके यहाँ है, 50 क्वेश्चन आपके यहाँ है, टोटल मिला के आपका 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पेपर आपका CBT होने वाला है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। तो हम गेस वर्क ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग काफी ज्यादा इंपैक्ट करती है आपके मार्क्स पर। नाउ इसमें एक चीज जो है वो और समझ लीजिए आप लोग कि जो हमारा CBT 100 नंबर का है, इसको आपको क्वालिफाई करना है। देखो, क्या केवल क्वालिफाई करना पर्याप्त होता है? ऐसा नहीं है। क्वालिफाई करना का मतलब है कि जैसे इन्होंने बोला कि अगर आप अनरिजर्व EWS या OBC नॉन क्रीमी लेयर से अगर आप आते हैं तो आपको 40% इन ईच सेक्शन, सेक्शन A एंड सेक्शन B में लाना पड़ेगा। तो जो सेक्शन A है और सेक्शन B है, इसमें भी आपको कम से कम 40% लाना है, इसमें भी आपको कम से कम 40% लाना है, और दोनों सेक्शन को मिला के आपको मिनिमम 45% लेकर आना है। इसका क्या मतलब हुआ? टू क्वालिफाई इन CBT। उसी तरीके से SC ST वालों को बोला कि 35% इन ईच सेक्शन एंड ओवरऑल दोनों सेक्शन को मिला के कम से कम 40%। PWBD कैंडिडेट को 25% इन ईच सेक्शन, सेक्शन A एंड सेक्शन B में लाना है, और 30% आपको टोटल मिला के सेक्शन A एंड सेक्शन B में लेकर आना है। बट दिस इज ओनली टू क्वालिफाई। क्या लिखा है? कि क्वालिफाई करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरिट में टॉप में आ गए और मेरिट में टॉप में आने के बाद आपको इंटरव्यू का कॉल भी आ गया। ये केवल इतने मार्क्स लाने पे आपका CBT क्वालिफाइड माना जाएगा। दिस डज नॉट एंटाइटल यू फॉर दी सिलेक्शन। समझ रहे हैं? तो जैसे कि हमारा ये जो CBT 100 मार्क्स का है, मेरा पास सेक्शन A क्या है? मेरे पास सेक्शन A है जनरल एप्टीट्यूड का। इसके अंदर है कितने? 15, 15, 30 और 50 क्वेश्चन है। इन 50 क्वेश्चन में से मुझे 40% लाना है। 40% लाने का मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ पे 20 मार्क्स, मुझे जनरल एप्टीट्यूड में 20 मार्क्स कम से कम लेकर आने हैं। और जो मेरा दूसरा डोमेन नॉलेज यानी कि सेक्शन B है, ये भी 50 क्वेश्चन है यानी कि 50 नंबर का, इसका भी मुझे 40% लेकर आना है। तो 20 नंबर मेरे यहाँ पे आ गए, 20 यहाँ आ गए, 20 यहाँ पे आ गए, लेकिन टोटल सेक्शन A और B को मिला के मुझे मिनिमम 45% लेकर आना है। तो 50 और 50, 100 का 45% इनके 45 मार्क्स हो गए। तो टोटल मुझे दोनों को मिला के कितने चाहिए? 45 चाहिए। 20 यहाँ से लाना अनिवार्य है, 20 यहाँ से लाना अनिवार्य है, लेकिन आपको 5 नंबर और एक्स्ट्रा लेकर आना है ताकि आपको टोटल मिला के 45 हो जाए। बट अगर आप इस कंडीशन को पूरा करते हैं, इस कंडीशन को पूरा करते हैं और इस कंडीशन को भी पूरा करते हैं, तब जाके आपका पेपर क्वालिफाइड माना जाएगा। अब क्या इतने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, आपको थोड़े ज्यादा नंबर लेकर आने होंगे, आपको थोड़ा और स्कोर करना होगा ताकि आप मेरिट में अपना नाम बना सके। और मेरिट में नाम बनाने के बाद आप जो है अगली प्रोसेस के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें कि आपका ग्रुप टास्क हो सकता है, ये आपका ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, और फाइनली आपका इंटरव्यू। ठीक है? तो आपको ये समझना होगा कि मेयरली क्वालिफाइंग द एग्जाम डज नॉट मीन कि आपका सिलेक्शन भी होगा। क्वालिफाई तो करने, बट क्वालिफाई करने से अधिक नंबर लेकर आने ताकि आप आगे की प्रोसेस का हिस्सा बन सके। नाउ फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका इन बेसिस पे होने वाला है। फाइनल सिलेक्शन में आपका CBT यानी कि जो 100 नंबर का आपका CBT होगा उसका 85% लिया जाने वाला है।
जीडी और जीटी में से, यानी कि ग्रुप डिस्कशन ग्रुप टास्क में से कोई एक होगा, या दोनों भी अगर होते हैं तो उसका 5% लिया जाएगा, और इंटरव्यू का आपका 10% लिया जाएगा, यानी कि जो इसमें अलॉटेड मार्क्स रहेंगे उनका इतना इतना परसेंटेज लिया जाएगा। और फाइनली आपका कॉम्पोजिट स्कोर जो है वो आपका मिनिमम इतना, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 45%, इनका 40%, इनका 30%, ये कॉम्पोजिट स्कोर रहेगा। कॉम्पोजिट मतलब ये वाला स्कोर टोटल मिला के ये मिनिमम इतना होना चाहिए आपका। अगेन ये भी क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा, ये आपका अगेन इससे ऊपर नंबर आएंगे तो आप मेरिट में अपना नाम देख पाएंगे, बट दिस इज द बेयर मिनिमम। ओके, नाउ सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस भी आपका अनाउंस कर दिया गया है। तो सिलेबस में सबसे पहले आपके पास आ गया है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपका सबसे पहले डिडक्शन एंड इंडक्शन। डिडक्शन इंडक्शन बेसिकली आपकी वर्बल रीजनिंग है, और वर्बल रीजनिंग के अंदर आपके इस तरीके के पैराग्राफ बेस्ड 2-3 लाइन वाला क्वेश्चन आएगा, जिसके बेस पे आपको एनालिसिस करना होगा, अपनी विजडम का इस्तेमाल कर अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना होगा। एनालॉजी में 3 टाइप के आते हैं, वर्ड एनालॉजी आती है ना, नंबर एनालॉजी आती है और पिक्चर एनालॉजी। 3 तरीके की एनालॉजी होती है, और एनालॉजी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और ये जो आपका सिलेबस है ना, ये एसएससी बेस्ड सिलेबस है, यानी कि इस तरीके का जो पेपर है वो आप एसएससी में देखते हैं, इस तरह की रीजनिंग। ये बैंकिंग वाली रीजनिंग नहीं है, एसएससी वाली रीजनिंग है, तो एसएससी वाली रीजनिंग को फॉलो आपको करना है। न्यूमेरिकल रिलेशंस हो गया, न्यूमेरिकल रिलेशन में वही आपका ऑड वन आउट हो गया, नंबर सीरीज हो गया, रॉन्ग नंबर हो गया, इस तरीके की चीजें आएंगी। देन रीजन आपका आगे दिया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स, ये पिक्चर रीजनिंग आ गई पूरी की पूरी। तो पूरा का पूरा यहाँ पे पिक्चर रीजनिंग दिया, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, पैटर्न्स इन 2 and 3 डायमेंशंस, रोटेशन, स्केलिंग, मिररिंग, तो मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सारी चीजें। तो पिक्चर रीजनिंग पे फोकस करना है, क्योंकि उसको अलग से यहाँ पे मेंशन किया गया। और साथ में नंबर वाली चीजें, एनालॉजी हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ऑड वन आउट हो गया, इन चीजों पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखिएगा। साथ ही साथ कोडिंग वोडिंग भी आप पढ़ लेना। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में बेसिक इंग्लिश ग्रामर, यानी कि टेंसेस रहेंगे, प्रपोजिशन, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स। देन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब नाउन अग्रीमेंट हो गया, कंजंक्शन हो गया, यानी कि बेसिक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे, यानी कि एरर फाइंडर्स आ सकते हैं। ठीक है, बेसिक वोकैब हो गई, मतलब बहुत हाई फाई नहीं, बेसिक लिखा मतलब बेसिक लेवल पे ही आपको करना है। वर्ड्स हो गए, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, है ना। देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपका नॉर्मल लेवल का आएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा जैसे बैंक में आया करता है। नैरेटिव सीक्वेंसिंग का मतलब है पैराजम्बल्स टाइप के यहाँ पे आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, पैराजम्बल्स टाइप के यहाँ पे आपके देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वांट के सिलेबस में क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन, ज्यादातर आपको डीआई दिखाई देगा आपके पेपर में, जिसमें कि बार ग्राफ हो गया, आपका पाई चार्ट हो गया, अदर ग्राफ हो गया, टेबल ग्राफ हो गया, है ना, केसलेट डीआई होगी, तो इस तरीके की डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन देखने को मिलेंगे। तो एक बेसिक लेवल पे जो एसएससी लेवल पे हम तैयारी करते हैं उस लेवल के क्वेश्चंस आप लगा लीजिएगा। देन 2 and 3 डायमेंशनल प्लॉट्स हो गए, मैप्स हो गए, टेबल्स हो गए, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन, रेशियो, ये आपका अर्थमेटिक आ गया बेसिकली। ये वाला जो एरिया आपका रेशियो, परसेंटेजेस, पावर्स, एक्सपोनेंट्स, पावर एक्सपोनेंट्स, ये एसएससी वाला सिलेबस कंप्लीटली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लॉग्स आ गए, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन हो गया एंड सीरीज हो गया। तो ये इट्स मोर टुवर्ड्स द एसएससी सिलेबस, तो आप एसएससी वाले सिलेबस को हमें फॉलो करना होगा। मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, एलिमेंट्री स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो इसमें कुछ बेसिक टॉपिक हैं उनको आप पहले कर लेना, जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको डिफिकल्ट लग सकता है, प्रोबेबिलिटी आपको डिफिकल्ट लग सकता है, तो इनको अभी छोड़ के जिनको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, इन टॉपिक्स को पहले कर लीजिएगा। बाकी टॉपिक अब टाइम आपको लगे, क्योंकि टाइम लिमिटेड है ना, टाइम बहुत ज्यादा नहीं, टाइम लिमिटेड है, उन टॉपिक को आप बाद में कर लीजिएगा। तो इसमें से एक तो आप डीआई को जरूर करिएगा। डीआई को करने के लिए आपको रेशियो चाहिए, परसेंटेज चाहिए, पावर्स अलग से पढ़ना पड़ेगा, एक्सपोनेंट्स एंड लॉग्स जो है वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना तो सबसे पहले आप कर लीजिएगा, बाकी फिर चीजें आप बाद में करिएगा। ओके, क्योंकि 15 क्वेश्चन आने, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने। देन लास्ट में गाइस आई वुड ओनली लाइक टू से दैट बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि ये एक एग्जाम है मार्केटिंग ऑफिसर वाले एस्पिरेंट्स के लिए, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम। और शायद मार्केटिंग ऑफिसर वाले, और टोटल वैकेंसी हमारी यहाँ पे जितनी निकली है 46 हमारी वैकेंसीज आउट हुई हैं टोटल मिला के, यानी कि अनरिजर्व्ड और सब सारे कैंडिडेट्स को मिला के 46 टोटल वैकेंसीज आपकी आउट हुई है। सो सिंपल सी बात ये है कि बी प्रिपेयर्ड। अभी ये एग्जाम के लिए हो सकता है कि आप उतने प्रिपेयर्ड ना हो, लेकिन आगे भी ऐसी कोई वैकेंसी आएगी तो आप उसके लिए तो प्रिपेयर्ड रहिए। तो एटलीस्ट आप अपने एंड पे जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स है, जैसे क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, फंडामेंटल्स है, मार्केटिंग ऑफिसर की अगर वैकेंसी के लिए आप तैयारी करोगे तो मार्केटिंग जो सब्जेक्ट आपका है उसमें आपकी कमांड होनी चाहिए। दीज आर द बेसिक थिंग्स एन एस्पिरेंट शुड हैव। मुझे लगता है एसओ वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो एसओ मार्केटिंग वाले थे उनके लिए डेफिनेटली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने आईपीएस एसओ की तैयारी आपकी ठीक चल रही थी, आप कर रहे थे, तो ये आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेज हो सकता है जहाँ पे आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और एसओ के एग्जाम से मल्टीफोल्ड बेहतर मौका आपको मिल रहा है। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड, द ओनली थिंग इज, एंड टू बी प्रिपेयर्ड इज हाफ द विक्ट्री। तो अगर सपोज आप
में से कोई ऐसा कैंडिडेट जरूर होगा जो मुझे सुन रहा होगा और अग्री करेगा इस बात से। सपोज आप एसओ के मार्केटिंग ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे थे, है ना। अब मार्केटिंग ऑफिसर की तैयारी आपकी चल रही थी, बट पता चला कि अरे वहां तो वैकेंसी ज्यादा नहीं आई, तो आप डिसहार्टन हो गए। लेकिन अगर जो बच्चा डिसहार्टन नहीं हुआ होगा, है ना, जो बच्चा डिसहार्टन नहीं होगा, जिसने अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा होगा, उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी, आईओसीएल की अपॉर्चुनिटी ने उसके लिए बहुत बड़ी एक एक बड़ा पैरामीटर आप लोगों के सामने आ गया कि अच्छा ठीक है, एसओ में बहुत वैकेंसी नहीं आई, बट मेरी तैयारी चल रही थी, आई वॉज ऑन कंप्लीट गो पे आप थे। और अब जब ये वैकेंसी आपके सामने आई, तो मार्केटिंग ऑफिसर के खुद के मिला के 50 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि मार्केटिंग डोमेन नॉलेज आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। सारा गेम चेंजर जो है वही 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। अब अगर वो गेम चेंजर होने वाले हैं, तो आपके लिए कितना बड़ा एक आपको अवसर मिल गया, कितना बड़ा आपको अपॉर्चुनिटी मिल गया। यहाँ पे पे स्केल देखिए, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी है, पीएसयू में काम करने का मौका मिल रहा है, आईओसीएल में काम करने का मौका मिल रहा है ना। एसओ से तो बहुत ऊपर हो गया ये पे स्केल। तो आई थिंक अमेजिंग एंड अमेजिंग। तो अब और अगर कोई ऐसा भी अभी यहाँ पे मैं सुन रहा है जिसकी तैयारी नहीं है, आई विल अगेन सजेस्ट कि इट्स ओके। अगर कल तैयारी नहीं थी तो आज होनी चाहिए थी, अगर आज नहीं है तो कम से कम कल तैयारी रखो अपनी, क्योंकि आज आपको एक ऐसी वैकेंसी मिली है, इस तरह की वैकेंसी निकलती रहती है ना। और जब इस तरह की वैकेंसी निकलती रहेंगी तो आप इसमें तब नेल डाउन कर पाओगे जब आप अपनी जगह पे एब्सोल्युटली तैयार हो, प्रिपेयर्ड हो, है ना। चलिए, तो तैयारी करने के लिए मैं तो ये बोलूंगी कि आप बहुत कम समय रह गया है, और कम समय के बाद, क्योंकि 9th आपका जो एग्जामिनेशन 24 सितंबर को आपका एग्जाम निकाल दिया इन्होंने, एग्जाम डेट पहले से दे दी, क्लैरिटी के साथ चल रहे हैं। तो आप, क्योंकि एग्जाम डेट आपके पास है, तो आई थिंक अगर आपकी तैयारी पहले से है तो आप अपने 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 आप से तैयारी कर सकते हो, है ना, सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो, या फिर आप सपोर्ट स्टडी भी कर सकते हो, हेल्प लेके भी तैयारी अपनी कर सकते हो। अगर आप हमारे साथ जुड़कर हमारी सपोर्ट में तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये मार्केटिंग ऑफिसर के कोर्स में आप जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ना है उसके लिए मैं बता देती हूँ। आपको जाना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन में, डाउनलोड करने का लिंक हमने वीडियो सेक्शन में इसके वीडियो के नीचे लगाया है। एप्लीकेशन पे जाएंगे, एप्लीकेशन पे जाके यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी में आना है, गवर्नमेंट जॉब पे क्लिक करना है और रेगुलेटरी बॉडी में आना है, और यहाँ पे आपको अपना आईओसीएल दिख जाएगा। जैसे आप आईओसीएल को ओपन करेंगे आपको दिखाई देगा, ये थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे तो ये आपको मार्केटिंग ऑफिसर का, है ना, थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, मार्केटिंग ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, ये सबके आपको बैचेस मिल जाएंगे। यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखेंगे ये 9 महीने के लिए वैलिड है, 78% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। जैसे आप यहाँ पे बाय नाउ करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे आप अपना डिस्काउंट कोड लगाने पर ये आपको और डिस्काउंट पे मिल जाना चाहिए, Y651 कर दीजिएगा यहाँ पे अप्लाई, Y651 करेंगे हम अप्लाई, और ये मिल जाएगा मुझे 2399 यानी कि 2400 में मुझे ये बैच मिल जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ से जाके अपनी तैयारी को और बेहतर बढ़िया कर सकते हैं। यूज द डिस्काउंट कोड Y651, ठीक है। बाकी रेस्ट आई विल सी यू इन द क्लासेस। ऑल द वेरी बेस्ट। द ओनली थिंग जो मैं अभी लास्ट में आपको कहना चाहूंगी वो ये कि तैयारी अपनी अप टू द मार्क रखो, बिकॉज आज एक वैकेंसी है, कल दूसरी आएगी, कल परसों चौथी आएगी। और यही बात हम जब एसओ की हमारा नोटिफिकेशन आया था, जब वैकेंसी में देखने को नहीं मिली थी, हम डिसहार्टन हो रहे थे, तब भी मैंने लगातार, अगर आपको याद होगा, मैंने हर बार यही बात बोली है कि अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। ये वैकेंसी नहीं, ये अपॉर्चुनिटी तो कोई दूसरी। अब देखो आपके सामने एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है, आईओसीएल अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है ना। तो बस इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहो। अगर कल तैयारी नहीं हो पाई तो आज करो, आज नहीं हो पाई तो कम से कम कल के लिए तैयार रहिए, ठीक है। विद दिस आई विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग चूज कर लीजिएगा, ये डिस्काउंट कोड है। बाकी ऑल द बेस्ट गाइस।